गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वीडियो नंबर 24 क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी। वीडियो नंबर 23 में हमने आपको पराग कोश की संरचना के बारे में अवगत कराया और उसमें भी लघु बीजाणुधानी की संरचना की एक प्रारंभिक लघु बीजाणुधानी दो भागों से मिलकर बनी होती है, लघु बीजाणुधानी भित्ति और बीजाणुजन ऊतक। लघु बीजाणुधानी भित्ति या पराग कोश भित्ति, इसे हम क्या कहते हैं, पराग कोश भित्ति भी कह सकते हैं। यह एक प्रकार की हाइपोडर्मल वाल होती है, अर्थात आधेस्तरीय भित्ति होती है जो स्वयं निम्नलिखित 4 परतों से मिलकर बनी होती है। सबसे बाह्य परत होती है बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, इसके बाद में इसके नीचे होती है अंतस्त्वचा एंडोथीशियम। यहाँ तक हमने आपको कल पढ़ा दिया था। इसके बाद जो तीसरी परत है इसकी वो आती है मध्य परत। ध्यान दीजिएगा, तीसरी परत है इसकी मध्य परत। मध्य परत इसे बोलते हैं मिडिल लेयर, MIDDLE मिडिल लेयर, LAYER मिडिल लेयर। ध्यान दीजिएगा, लघु बीजाणुधानी भित्ति की तीसरी जो परत है मिडिल लेयर, ये कैसी होती है? ध्यान दीजिएगा, अंतस्त्वचा के नीचे, अंतस्त्वचा के नीचे अंदर की ओर सजीव मृदुतकीय कोशिकाओं से बनी, सजीव मृदुतकीय कोशिकाओं से बनी 1 से 3 परतीय क्या होती है? परत होती है या मोटा स्तर होता है। ध्यान दीजिएगा, इसी कोशिकाएं कैसी होती हैं? सजीव होती हैं और मृदुतकीय होती हैं, जो 1 से 3 कोशिका मोटा स्तर होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लिखें कि यह पॉइंट लिखें, यह अंतस्त्वचा, इसको होते हैं एंडोथीशियम, एंडोथीशियम। अंतस्त्वचा के नीचे, यह अंतस्त्वचा के नीचे अंदर की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर सजीव मृदुतकीय, सजीव मृदुतकीय, सजीव मृदुतकीय कोशिकाओं से, वो सजीव मृदुतकीय कोशिकाओं, वहां देखिए, यह अंतस्त्वचा के नीचे अंदर की ओर सजीव मृदुतकीय कोशिकाओं की बनी 1 से 3 कोशिकीय, 1 से 3 परतों, मतलब 1 से 3 परतों की, 1 से 3 परतों से मिलकर बनी या बना, से मिलकर बना मोटा स्तर होता है। एक पॉइंट में ना वो वेबसाइट दिखा दी, यह अंतस्त्वचा के नीचे स्थित होती है, सजीव मृदुतकीय कोशिकाओं से बनी 1 से 3 कोशिकीय मोटी स्तर होता है। ध्यान देना। अब देखिएगा अगला पॉइंट, मतलब कैसा होता है? 1 से 3 कोशिकाओं से, 1 से 3 कोशिकाओं, कोशिकीय स्तरों से मिलकर बना मोटा स्तर होता है, जो जिस कोशिका क्या होती है? सजीव होती है और मृदुतकीय होती हैं। अब देखिएगा आगे, इसके क्या कार्य करते हैं? इसके द्वारा भोजन संग्रहण का कार्य किया जाता है। यानी इसके द्वारा, इसके द्वारा भोजन
संग्रहण किया जाता है। इसके द्वारा भोजन संग्रहण किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, भोजन संग्रहण किया जाता है। इसके द्वारा भोजन संग्रहण किया जाता है। आगे देखिएगा, यह स्तर कैसे होता है? अल्पकालिक होता है या अल्पजीवी होता है, क्योंकि इसके खाद्य पदार्थों को टेपिटम के द्वारा टेपिटम स्तर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह कैसे स्तर होता है? यह स्तर अल्पकालिक या अल्पजीवी होता है, क्योंकि इसके खाद्य पदार्थों को, इसकी कोशिकाओं के खाद्य पदार्थों को, क्योंकि इसके खाद्य पदार्थों को टेपिटम इसके खाद्य पदार्थों को टेपिटम के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। टेपिटम के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। देखिएगा कैसा है कि यह स्तर, कौन सा स्तर? मिडिल स्तर। यह स्तर अल्पकालिक एवं अल्पजीवी होता है। क्योंकि क्यों होता है? क्योंकि इसके खाद्य पदार्थों का या इसकी कोशिकाओं के खाद्य पदार्थों को टेपिटम स्तर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अतः अवशोषित कर लिया जाता है। अतः परिपक्व परागकोश में मध्य स्तर अनुपस्थित होता है। अतः परिपक्व परागकोश में मध्य स्तर अनुपस्थित होता है, अर्थात नहीं पाया जाता है। क्या होता है? अनुपस्थित होता है। यह भी क्या होती है? एक सुरक्षात्मक परत होती है। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में आता है आपको टेपिटम लेयर। कौन सा स्तर? टेपिटम लेयर। ध्यान दीजिएगा। डी जो चौथी परत है टेपिटम लेयर, टेपिटम, इसे पोस्ट ऊतक भी कहते हैं। हर में आपको टेपिटम, तो ये क्या होता है? लघु बीजाणुधानी के सबसे आंतरिक एवं विशिष्ट परत को, लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक एवं विशिष्ट परत को टेपिटम कहते हैं। टेपिटम एक प्रकार का पोषीय ऊतक होता है। कैसा होता है? पोषूतक। टेपिटम को पोषूतक भी कहते हैं। ध्यान देना, क्यों कहते हैं इसके बारे में बताएंगे आपको। पहले परिभाषा लिखे कि लघु बीजाणुधानी कहाँ पाई जाती है? ध्यान देना, परागकोश में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि परागकोश की लघु बीजाणुधानी के सबसे आंतरिक एवं विशिष्ट परत को टेपिटम कहते हैं। सबसे आंतरिक और विशिष्ट परत, विशिष्ट क्यों होती है? क्योंकि इसकी कोशिका क्या होती है? स्तंभाकार होती है और उनमें बड़ा केंद्रक पाया जाता है। और भी कई बातें इसके बारे में बताएंगे आपको। तो पहले परिभाषा लिखें, शॉर्ट में लघु बीजाणुधानी
लघु बीजाणुधानी की लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक एवं विशिष्ट सबसे आंतरिक एवं विशिष्ट परत को टेपिटम कहते हैं। तो टेपिटम क्या होती है? सबसे आंतरिक और विशिष्ट परत होती है, टेपिटम कहते हैं। विशिष्ट क्यों है? लोग आगे लिखो टेपिटम की कोशिकाएं। नेक्स्ट पॉइंट, टेपिटम की कोशिकाएं टेपिटम की कोशिकाएं अपेक्षाकृत बड़ी घनाकार अपेक्षाकृत बड़ी घनाकार सघन जीवद्रव्य एवं बड़े केंद्रक युक्त एकल परत के रूप में होती हैं। एकल परत के रूप में होती हैं। एक बार तो दोबारा देखें, एकल परत के रूप में होती हैं जो बीजाणुजन ऊतक स्पोरोजीनस टिश्यूज बीजाणुजन ऊतक को चारों तरफ से घेरे रहती हैं। बीजाणुजन ऊतक को चारों तरफ से घेरे रहती है। दोबारा देखें कि क्या पॉइंट था पहला कि लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक एवं विशिष्ट परत क्या कहलाती है? टेपिटम कहलाती है। सबसे आंतरिक या विशिष्ट परत को टेपिटम कहते हैं। अब ये विशिष्ट क्यों होती है? क्यों इसकी कोशिका ऐसी होगी जो विशिष्टता का लिए होती है, जो विशिष्टता लिए होती है। ध्यान दीजिएगा कि टेपिटम की कोशिकाएं कैसी होती हैं? अपेक्षाकृत विशाल होती हैं, बड़ी होती हैं, घनाकार या स्तंभाकार होती हैं। ध्यान देना, घनाकार स्तंभाकार होती है, जिनमें सघन जीवद्रव्य एवं बड़ा केंद्रक और बड़े केंद्रक युक्त एकल परत के रूप में होती है। एकल परत के रूप में होती है। हमने आपको डायग्राम बताया था, इसमें देखो आप, जो होती है जो बीजाणुजन ऊतक को चारों तरफ से घेरे रहती हैं। इनकी विशेषता है ये। अब ध्यान देना, टेपिटम की कोशिकाएं आरंभ में कैसे होती है? द्विगुणित। कैसे होती है? डिप्लॉइड, द्विगुणित होती हैं। टेपिटम कोशिकाएं आरंभ में क्या होती है? द्विगुणित होती है, किंतु बाद में ध्यान देना, अंतः समसूत्री विभाजन, एंडोमाइटोसिस, अंतः समसूत्री विभाजन और मुक्त केंद्रकीय विभाजन या अंतः बहुगुणन द्वारा बहुगुणित और बहुकेंद्रकीय हो जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, यह भी अल्पजीवी होता है और परिपक्व परागकोश में विलुप्त हो जाती है। तो देखिएगा अगला पॉइंट है इसका कि टेपिटम जो होती है कैसी होती है? देखिए, टेपिटम की कोशिकाएं आरंभ में कैसे होती है? द्विगुणित। टेपिटम की कोशिकाएं आरंभ में
द्विगुणित डिप्लॉयड, DIP है तो आई डिप्लॉयड द्विगुणित होती है। प्रारंभ में कैसे होती है? द्विगुणित। कैसे होती है? द्विगुणित। किंतु बाद में अंतः समसूत्री विभाजन, अंतः समसूत्री विभाजन, कौन सा विभाजन? अंतः समसूत्री विभाजन, एंडोमाइटोसिस, एंडोमाइटोसिस, अंतः समसूत्री विभाजन और मुक्त केंद्र विभाजन, और मुक्त केंद्र विभाजन, मुक्त केंद्रक और मुक्त केंद्रक विभाजन, इसे हम ये भी कह सकते हैं कि अंतः बहुगुणन, में अंतः बहुगुणन, अंतः बहुगुणन द्वारा कैसे हो जाती है? बहुकेंद्रिक, अंतः बहुगुणन द्वारा बहुगुणित, बहुगुणित, बहुगुणित और बहुगुणित और कैसे हो जाती है? बहुकेंद्रकीय, बहुगुणित एवं बहुकेंद्रित हो जाती है, एवं बहु केंद्रकीय, मल्टीन्यूक्लियोटाइड, बहुकेंद्रकीय हो जाती है। ध्यान दीजिएगा कैसे हो जाती है? बहुकेंद्रकीय हो जाती है। तो देखो एक बार दोबारा देखें इसको कि टेट्रा की कोशिकाएं आरंभ में, मतलब प्रारंभ में कैसे होती है? द्विगुणित, डिप्लॉयड। कैसे होती है? द्विगुणित, डिप्लॉयड होती है। ध्यान दीजिएगा। किंतु अंतः समसूत्री विभाजन द्वारा बाद में अंतः समसूत्री विभाजन, एंडोमाइटोसिस द्वारा और मुक्त केंद्र विभाजन द्वारा या अंतः बहुगुणन द्वारा बहुगुणित और बहुकेंद्रकीय हो जाती है। तो इसकी विशेषता होती है कोशिकाओं की, टेपिटम की कोशिकाओं की। आगे देखिएगा कि टेपिटम भी अल्पजीवी होती है। क्यों होती है? क्योंकि यह पोषण प्रदान करती है किनको? लघु बीजाणुओं को और परागकणों को, जो भी है लघु बीजाणु परागकणों में रूपांतरित हो जाते हैं पोषण ग्रहण करके। इससे देखो यह भी नेक्स्ट पॉइंट है, यह भी अल्पजीवी, यह भी अल्पजीवी होती है। कैसे होती है? अल्पजीवी होती है और परिपक्व परागकोश में अल्पजीवी होती है और परिपक्व परागकोश में विलुप्त हो जाती है, और परिपक्व परागकोश में विलुप्त हो जाती है। तो ये लघु बीजाणुधानी भित्ति या परागकोश भित्ति की 4 परतों का वर्णन हो चुका है। और भी आप देख सकते हैं। अगला पॉइंट ये हो सकता है इसका कि टेपिटम मध्य स्तर से, मिडिल लेयर से भोजन अवशोषित करके लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं एवं लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। इसलिए इसे कोष ऊतक भी कहते हैं, अर्थात ऐसा ऊतक जो पोषण प्रदान करता है किनको? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को और लघु बीजाणुओं को। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे देखें आप, नेक्स्ट पॉइंट है कि टेपिटम मध्य स्तर से, टेपिटम मध्य स्तर मिडिल लेयर से
भोजन अवशोषित करके भोजन अवशोषित करके भोजन अवशोषित करके लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं, कौन सी कोशिकाएं? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं और लघु बीजाणुओं को लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं और लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती हैं, को पोषण प्रदान करती है। इसलिए टैपीटम को पोषूतक भी कहते हैं। पोषूतक भी कहते हैं, पोषण प्रदान करने वाला ऊतक। क्या होता है कि टैपीटम मध्य स्तर से भोजन अवशोषित करके लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं और लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है, इसलिए इसे कोष ऊतक भी कहते हैं। इसका ये कार्य हो गया। इसके अलावा और भी इसके कार्य हैं जिनको देखते हैं। टैपीटम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्तर होता है ये लघु बीजाणु धानी का या परागकोश का। अब आता है टैपीटम के कार्य। टैपीटम के कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। टैपीटम के कार्य अब क्या क्या है ध्यान देना। यह भोजन के संग्रहण एवं स्थानांतरण में सहायक होती है। क्या करती है ये? भोजन के संग्रहण एवं स्थानांतरण में सहायक होती है। दूसरा क्या है? यह विकासशील पराग कणों को पोषण प्रदान करती है, यह इसका मुख्य कार्य है। तो आप पहला कार्य लिख लीजिएगा, यह विकासशील पराग कणों, यह विकासशील पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। यह विकासशील पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। परीक्षा में आ जाता है ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में कि पराग कोश की वेपर जो पराग कणों को पोषण प्रदान करती है क्या कहलाती है? टैपीटम। इसका काफी दूसरा कार्य देखो इसका, तो मेरा कार्य क्या है? यह विकासशील पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। दूसरा कार्य यह भोजन के संग्रहण, यह भोजन के संग्रहण, यह भोजन के संग्रहण एवं स्थानांतरण में सहायक होती है। संग्रहण एवं स्थानांतरण में सहायक होती है। यह भोजन के संग्रहण एवं स्थानांतरण में सहायक होती है। बेटा भोजन क्या करती है? संग्रह करती है मध्य से और उसका स्थानांतरण करती है किनको? विकासशील लघु बीजाणुओं। लघु बीजाणु विकसित होकर क्या बनाते हैं? परागकण बनाते हैं। आगे बताएंगे इसको हम आपको। तीसरा कार्य है टैपीटम की कोशिकाएं कैलेज एंजाइम, मैंने आपको बताया था कि लघु बीजाणु धानी की जो द्वितीय परत होती है अंतस्थिसियम या अंतःत्वचा, उसमें कैलेज बंद पाए जाते हैं। कैलोज बंद पाए जाते हैं और कैलोज बंद क्या करते हैं? तो लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो लघु बीजाणु चतुष्क कैलेज भित्ति के द्वारा, कैलोज भित्ति के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं और कैलोज भित्ति को गलाने के लिए क्या काम करता है? कैलेज एंजाइम। तो क्या करती है यह टैपीटम की कोशिकाएं कैलेज एंजाइम एवं वृद्धि हार्मोनों को स्रावित करती हैं। तो क्या करती है कि टैपीटम की कोशिकाएं कैलेज
एंजाइम और वृद्धि हार्मोनों को स्रावित करती हैं। तीसरा कार्य देखें, टेपिटम की कोशिकाओं या टेपिटम की कोशिकाएं कैलेज एंजाइम एवं वृद्धि हार्मोन ग्रोथ हार्मोन, कैलेज एंजाइम एवं वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती हैं, मतलब वृद्धि हार्मोन का स्रावण और कैलेज एंजाइम का स्रावण भी टेपिटम की कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्पोरोपोलिन, ध्यान देना, परागकण जो बनते हैं, तो परागकण की व्यक्ति होती है, बाह्य चोल, वह स्पोरोपोलिन की बनी होती है। प्रकृति में स्पोरोपोलिन अब तक क्या सबसे यौगिकों में सबसे क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोधक होता है, कठोर होता है पदार्थ। तो देखिएगा, स्पोरोपोलिन के निर्माण हेतु यूबिस कणों का स्त्राव करती है, अतः टेपिटम की कोशिकाएं स्पोरोपोलिन के निर्माण हेतु यूबिस कणों का स्त्राव करती हैं, जो पराग कणों की बाह्य चोल के निर्माण में सहायक होते हैं। तो लिखिएगा, टेपिटम की कोशिकाओं द्वारा स्पोरोपोलिन टेपिटम की कोशिकाओं द्वारा स्पोरोपोलिन के निर्माण हेतु यूबिस कणों देखिए, टेपिटम की कोशिकाओं द्वारा स्पोरोपोलिन के निर्माण हेतु यूबिस कणों, ध्यान देना, कौन से कणों, यूबिस कणों का स्त्रावण किया जाता है। देखिए, यूबिस कणों का स्त्रावण किया जाता है, जो पराग कणों की बाह्य चोल, एग्जाइम, क्या बोलेंगे इसको, एग्जाइम, जो पराग कणों की बाह्य चोल के निर्माण में सहायक होते हैं, बाह्य चोल के निर्माण में सहायक होते हैं। दोबारा देखिए इसको, एक बार टेपिटम कार्य, यह विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है। दूसरा है, यह भोजन के संग्रहण एवं स्थानांतरण में सहायक होती है। तीसरा है, टेपिटम की कोशिकाएं कैलेज एंजाइम एवं वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती हैं। ध्यान देना, आगे देखिएगा क्या कार्य आगे बताएंगे हम आपको। चौथा देखिए, टेपिटम की कोशिकाओं द्वारा स्पोरोपोलिन के निर्माण हेतु यूबिस कणों का स्त्रावण किया जाता है। ये यूबिस कण पराग कणों की बाह्य चोल के निर्माण में सहायक होते हैं। ये यूबिस कण पराग कणों की बाह्य चोल के निर्माण में सहायक होते हैं।
आगे देखिएगा, पोलन किट तत्वों का निर्माण भी किया जाता है टेपिटम के द्वारा। पोलन किट तत्व, अब पोलन किट क्या होते हैं? जो पराग होते हैं उनके साथ, तो उनमें पोलन किट चिपचिपे पदार्थ पाए जाते हैं। ये पदार्थ स्पोरोपोलन के द्वारा, ये सॉरी टेपिटम के द्वारा ही क्या करते हैं? निर्मित किए जाते हैं। तो आगे वहां पर देखो, पोलन किट तत्वों, पोलन किट या पोलन किट तत्वों का निर्माण करती है, पोलन किट तत्वों का निर्माण करती हैं। और छठा जो कार्य है इसका, ध्यान देना क्या कार्य है कि टेपिटम के द्वारा परागकणों को संगतता और असंगतता वाली प्रोटीन स्त्रावित करती है। इसमें देखो, टेपिटम के द्वारा परागकणों को संगतता और असंगतता वाली प्रोटीन्स, संगतता और असंगतता वाली प्रोटीन्स स्त्रावित टेपिटम के द्वारा परागकणों को संगतता और असंगतता वाली प्रोटीन्स स्त्रावित की जाती है, ध्यान दीजिएगा। ये टेपिटम के कार्य हो गए। अब आता है टेपिटम के प्रकार, ध्यान दीजिएगा, टेपिटम के प्रकार। अब कितने प्रकार की टेपिटम पाई जाती है? पुष्पीय पादपों में, या आवत बीजी पादपों में, या एंजियोस्पर्म में, या बीजीय पादपों में। ध्यान दीजिएगा, पुष्पीय पादपों को हम आवत बीजी पादप भी कहते हैं, एंजियोस्पर्म भी कहते हैं, और बीजीय पादप भी कहते हैं। आवत बीजी पादप क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके बीज फल वित्ती से ढके हुए होते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान देना टेपिटम के कार्य, तो सॉरी प्रकार। अगला टॉपिक है टेपिटम के प्रकार। ध्यान दीजिएगा, टेपिटम के प्रकार। तो देखिएगा, पुष्पीय पादपों में टेपिटम निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। तो देखिएगा, पुष्पीय पादपों में टेपिटम निम्नलिखित दो प्रकार की होती है, निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। पहली है, एक करके देखें, पहली टेपिटम है अमीबिये, या पेरीप्लाज्मोडियम, टेपिटम, अमीबिया पेरीप्लाज्मोडियम टेपिटम। दूसरी है स्त्रावी, कौन सी टेपिटम होती है? स्त्रावी या ग्रेंथिल टेपिटम, स्त्रावी या ग्रेंथिल टेपिटम। ध्यान दीजिएगा, जो अमीबिया टेपिटम है वो आर्थ एंजियोस्पर्म, मतलब प्रिमिटिव आर्थ एंजियोस्पर्म या पादपों जैसे टाइफा, ड्रोसेरा
ट्रेडेस्केंसिया, एलिज्मा आदि में पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, अब एक एक वर्णन करते हैं। डाल एडिगस में अमीबिया या टेपिटियम पेरिप्लाज्मोडियम टेपिटम, एक एक का अध्ययन करते हैं। पहली है अमीबिया या पेरिप्लाज्मोडियम, अमीबिया या पेरिप्लाज्मोडियम टेपिटम, इसको गौर फरमाइएगा। ये आदि टेपिटम होती है जो टाइफा, ट्रेडेस्केंसिया और ड्रोसेरा, एरिज्मा आदि पादपों में पाई जाती है। तो देखो यह है आद्य, कैसी होती है? आद्य एंजियोस्पर्म, आद्य एंजियोस्पर्म पादपों, यह आद्य एंजियोस्पर्म पादपों में पाई जाती है। कौन कौन से एग्जाम्पल देखें? जैसे टाइफा, ड्रोसेरा, ट्रेडेस्केंसिया और एलिज्मा आदि इन पादपों में पाई जाती है। देखो यह टेपिटम मध्य स्तर से समस्त भोजन को अवशोषित कर लेती है, जिससे मध्य स्तर शीघ्र नष्ट हो जाता है। और इस प्रकार की टेपिटम की कोशिका भित्ति क्या होती है? फट जाती है, जिससे उनका जीवद्रव्य कोशिकांग अमीबिया गति करते हुए, जीवद्रव्य कोशिकांग अमीबिया गति करते हुए कहा जाते हैं लघु बीजाणुधानी की गुहा में आ जाते हैं और जीवद्रव्य से सिक्त होकर क्या बनाते हैं? पेरिप्लाज्मोडियम, क्या बोलते हैं इसको? पेरिप्लाज्मोडियम टेपिटम। ध्यान देना। अब आगे दूसरी अमीबिया ग्रंथिल टेपिटम, ये इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी आपके ग्रंथिल या स्त्रावी टेपिटम, दूसरी टेपिटम है आपको स्त्रावी या ग्रंथिल टेपिटम। यह विकसित प्रकार की टेपिटम होती है जो उच्च विकसित कोशिकीय पादपों में पाई जाती है। यह टेपिटम प्राय यह सभी कोशिकीय पादपों में पाई जाती है। प्राय सभी कोशिकीय पादपों में पाई जाती है, सभी कोशिकीय पादपों में पाई जाती है। यह विकसित प्रकार की टेपिटम होती है। यह विकसित प्रकार की टेपिटम होती है। कैसे होती है? विकसित प्रकार की टेपिटम होती है। ध्यान देना। इस टेपिटम की कोशिकाएं मध्य स्तर से, अब देखो इस टेपिटम की कोशिकाएं मध्य स्तर से अवशोषित खाद्य पदार्थों को खाद्य पदार्थों
बिना कोशिका भित्ति के फटे खाद्य पदार्थों को बिना कोशिका भित्ति के फटे बिना कोशिका भित्ति के फटे लघु बीजाणुधानी गुहा में स्थापित करती हैं। लघु बीजाणुधानी की गुहा में स्रावित करती है। लघु बीजाणुधानी की गुहा में स्रावित करती है जो विकासशील लघु बीजाणुओं के विकासशील लघु बीजाणुओं के पोषण में उपयोग होता है। इसलिए इसे स्त्रावीय ग्रंथिल कैप्टिटम कहते हैं। इसलिए इसे स्त्रावीय ग्रंथिल कैप्टिटम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार के में सभी पुष्पों में पाई जाती है। यह विकसित कारक कैप्टिटम होती है। इसमें क्या होता है, बिना कोशिका भित्ति के फटे, मतलब कोशिका भित्ति के फटे बिना ही अपने द्वारा ग्रहण किए गए पोषक पदार्थों को लघु बीजाणुधानियों की गुहा में स्थापित करती है और जो लघु बीजाणु विकासशील लघु बीजाणुओं के पोषण हेतु उपयोग में आते हैं। इसलिए इसे विकासशील कैप्टिटम कहते हैं या ग्रंथिल कैप्टिटम कहते हैं। इसके साथ ही समाप्त होता है।